हर सीजन में एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं उस सीजन में आए सारे एनिमे देख के उनको रैंक करता हूँ, फ्रॉम एब्सोल्यूट ट्रैश टू द बेस्ट ऑफ द सीजन, ताकि जिनके पास टाइम की कमी है वो भी उस सीजन के बेस्ट शोज को एंजॉय कर सकें। फॉल 2024 में मुझसे ये मिस हो गया था, पर फिर भी लेट ही सही पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं बनाया तो मुझे ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करने का मौका नहीं मिलेगा, व्हिच वाज प्रोबेबली द बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर। और सिर्फ वही नहीं, इस सीजन में और भी शोज आए थे जो जेन्युइनली हार्टफेल्ट थे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट फॉल एनिमे 2024। सो मैं सारे एनिमे को इन कैटेगरीज में रखने वाला हूँ: ट्रैश, गुड शोज, रेकमेंडेड एंड बेस्ट ऑफ द सीजन। रेटिंग तुमको स्क्रीन पर दिख रही होगी। रेफरेंस के लिए ताकि तुमको आसानी हो, मैं एक एक एनिमे ट्रैश और बेस्ट ऑफ द सीजन में रख के दिखा देता हूँ। ट्रैश में मैं रखूंगा उजुमाकी को। पायलट एपिसोड ने बहुत प्रॉमिस दिखाया, बट जब बात पेसिंग एंड एनिमेशन की आई तो आगे के एपिसोड्स ने हक दिया। ऐसा नहीं है कि देखने लायक नहीं है, अगर तुम हॉरर फैन हो तो स्टिल देख सकते हो, बट रेटिंग वाइज अ सॉलिड 6 आउट ऑफ 10 फॉर मी। अब बेस्ट ऑफ द सीजन में सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, दान द दान। रीसेंट टाइम्स का सबसे एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग शोनन, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, स्टोरी, एनिमेशन, कैरेक्टर्स, इमोशंस सब कुछ ऑन पॉइंट था। और एक्रोसिल्की वाले एपिसोड के साथ तो इसने लोगों के दिल और इंटरनेट दोनों को तोड़ दिया। इस एपिसोड में क्रिएटर्स ने क्रिएटिव फ्रीडम लेके कुछ ओरिजिनल एनिमे सीन्स ऐड किए जो स्टोरी को नेक्स्ट लेवल ही ले गए। आउटपुट इतना जबरदस्त था कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। मैंने इस पे अलग से एक वीडियो भी बनाई है, यू कैन चेक दैट आउट। एंड नाउ दैट यू हैव एन आइडिया कि वर्स्ट क्या है और बेस्ट क्या है, तो हम आगे की रैंकिंग कर सकते हैं। दान दान के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि एक्शन में और क्या देखा जाए, तो लेट मी टेल यू अबाउट मेका उदय। नाम का लिटरल ट्रांसलेशन है मैकेनिकल आर्म्स, जिनके अराउंड इस ओरिजिनल एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है। ये आर्म्स लोगों से अटैच हो जाते हैं और वेपन्स की तरह काम करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर हिकारू से एक आर्म फ्यूज हो जाती है, एंड अपैरेंटली एवरीवन इज आफ्टर दैट आर्म, सो उसको काफी लोगों से लड़के खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इट इज अ वेरी एंजॉयबल शोनेनेस्क एक्शन शो जिसमें एनिमेशन भी काफी अच्छा है, ऑल्दो आई थिंक इट लैक्स द इमोशनल पंच लाइक दान द दान। एंड इन रेट्रोस्पेक्ट एनिमे मीडियम में इस तरह के शोज दर्जनों की तादाद में एग्जिस्ट करते हैं, बट आई थिंक ये किसी एनिमे से ज्यादा वेस्टर्न शो की याद दिलाता है। सो इफ यू ग्रू अप वाचिंग शोज लाइक बेन 10 एंड जनरेटर रेक्स, तो आपको ये काफी पसंद आएगा। आई विल पुट इट इन द गुड शोज। ब्लू लॉक सीजन 2 ट्रैश, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, बट मैं इसको वहां पर नहीं डालूंगा। देखो, एक चीज तो डिनाई नहीं की जा सकती कि इसकी एनिमेशन बहुत खराब थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको पीएनजी लॉक बोलना भी शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने इसको एयरिंग के टाइम फॉलो भी नहीं किया, थिंकिंग दैट इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, बट गॉड आई वाज सो रॉन्ग। वाइल एनिमेशन खराब है, बट जब तुम बैठकर इसकी स्टोरी को एक बार में कंज्यूम करते हो, इट इज सच एन अमेजिंग सीजन। ब्लू लॉक टीम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, स्टेक्स हाई हैं, अपोजिट टीम स्ट्रांग है, एंड विक्ट्री अनइमेजिनेबल है। मैच शुरू होता है और हमारे स्टार प्लेयर्स अपनी अपनी छाप छोड़ते हैं, एंड ईगो वॉज सेटिस्फाइड कि भले ही वो जीते ना, पर दुनिया ने अब उनका टैलेंट देख लिया है और अब उनके लिए करियर पाथ्स खुल जाएंगे। बट आवर प्रोटैगनिस्ट सेड नो, losing is dying and we are not dead yet. Nothing matters except being the best in the world. I almost cried tears of joy by the end, and इसलिए मैं इसको रखूंगा गुड शोज की कैटेगरी में। अब सीक्वल्स की बात हो ही रही है, तो मेरे फेवरेट रीजीरो को कैसे भूल सकते हैं। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ सीजन 2, सीजन 3 ने सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लिया, बट व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज अ बैंगर। रीजीरो में एक आर्च बिशप से डील करना भी सबके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, बट इस सीजन में हमको 4 मिले: रैथ, ग्रीड, लस्ट एंड ग्लूटनी। एंड इन चारों ने हमारे मेन कैरेक्टर्स की जो बैंड बजाई है। एक ने अधमरी प्रिंसेस को और अधमरा कर दिया और सुबारू को परमानेंटली डैमेज कर दिया, और दूसरा अमीलिया को ही चुरा के ले गया अपनी बीवी बनाने के लिए, जबरदस्ती। दोज हु हेटेड कबीर सिंह, अब बोलो। सो यहाँ पर काफी सारा कैओस क्रिएट हो जाता है और सिचुएशन काफी बिगड़ जाती है। और जहां मैं एक तरफ एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुबारू फिर से इवेंट्स को रीसेट कर देगा, he instead decided to deliver a masterpiece. The speech in season 3 part 1 where Subaru motivates a whole crowd जो डरी हुई है, from the perspective of a man जो खुद डरा हुआ है, जो खुद powerless है, but still give up करने को तैयार नहीं है, hits home for me. और इसलिए easily best of the season की कैटेगरी में जा रहा है। बाकी इसके पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे विंटर वाली वीडियो में। आगे हमें कंटिन्यूइंग शोज में ड्रैगन बॉल दाइमा भी देखने मिला, एंड ऑनेस्टली मैं सही इंसान नहीं हूँ उसके बारे में बात करने के लिए। मैं फ्रेंचाइजी से इमोशनली अटैच नहीं हूँ, क्योंकि
क्योंकि मैंने ओरिजिनल ड्रैगन बॉल नहीं देखा है। सो हो सकता है कि मेरा टेक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो, नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट दैट इट इज द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ अकीरा तोरियामा। इस एनिमे में एनिमेशन डेफिनेटली स्टैंड आउट थी, कैरेक्टर्स छोटे और क्यूट बन जाते हैं एंड आई लाइक्ड द ओवरऑल फन एंड लाइट हार्टेड वाइब। पर क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसको अल्टीमेटली कंप्लीट नहीं किया। सो फॉर नाउ आई विल लीव इट इन द गुड शोज कैटेगरी। फन से याद आया, रानमा हाफ। अगर तुम्हें दाइमा का फन एंड नॉस्टैल्जिक वाइब पसंद आया तो तुमको ये एनिमे ट्राई करना चाहिए। ये एक क्लासिक एनिमे की मॉडर्न रीटेलिंग है जिसमें ओल्ड स्कूल चार्म के साथ फ्रेश एनिमेशन का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। रानमा हाफ में जो हाफ है वो इसलिए है क्योंकि रानमा आधा लड़का है और आधा लड़की। नहीं, वो क्वीर नहीं है, उसको एक्चुअली एक श्राप मिला हुआ है कि ठंडा पानी पड़ने पर वो लड़की बन जाता है और गर्म पानी पड़ने पर लड़का, जिससे बहुत सी एब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं और इसके क्वर्की कैरेक्टर्स हमको काफी हंसाते हैं। इस शो की खास बात यह है कि ये जैसे शुरू होता है कंसिस्टेंटली वैसा ही रहता है। तो अगर तुमको फर्स्ट एपिसोड पसंद आया तो आगे भी अच्छा ही लगेगा। जो एक चीज लोगों को इसमें पसंद नहीं आई वो थी कि इसमें निप्स नहीं है। अगर होते तो शायद ये बेस्ट ऑफ द सीजन में चला जाता, बट फिलहाल मैं इसको रेकमेंडेड वाली कैटेगरी में छोड़ रहा हूँ। सुमा शो, कैन वी रियली मेक पीस विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। सुमा शो इस थीम को एक्सप्लोर करता है जिसकी वजह से इसको देखना पर्सनली मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। प्रीमाइस एब्सर्ड लग सकता है, इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट, लेकिन ट्रीटमेंट ग्राउंडेड, इमोशनल एंड हार्टफेल्ट है। स्टोरी फॉलो करती है कीसके को, जिसकी वाइफ माई अपनी डेथ के 10 साल बाद एक छोटी स्कूल गर्ल के रूप में लौट आती है विद ऑल हर पास्ट मेमोरीज। कीसके और उसकी बेटी के लिए ये एक मिरेकल जैसा था, मानो जिंदगी ने जो उनके समय पर फुल स्टॉप लगाया था उसे एक ग्रेस पीरियड मिल गया हो। ये वक्त उनका नहीं है पर फिर भी उन्हें मिला है और इसका हर पल कीमती है, बट एट द सेम टाइम सफोकेटिंग भी है क्योंकि अब वो अवेयर हैं कि ये टेम्पररी है। माई लौटने के बाद उनके बिखरे हुए परिवार को समेटती है, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। शी ऑल्सो हेल्प्स हर डॉटर टू पिक अप अ जॉब एंड गेट मैरिड। एंड ऑफ कोर्स दिस एनिमे डजंट इग्नोर द फैक्ट कि वो अब एक स्कूल गर्ल है, उसको अपनी माँ से छुपकर इन लोगों से मिलना होता है और जब उसकी माँ उसे पकड़ लेती है तो वो कन्फ्रंटेशन भी बेहद अनकंफर्टेबल, इमोशनल एंड हार्टफेल्ट था। सम एनिमे कैन फिल योर हार्ट विद सो मच वार्मथ, they give you so much hope and power to try and be a better person and be closer to your loved ones because our time with them is limited and this is one such show, इसलिए मैं इसको रखूंगा recommended में। अब हार्टफेल्ट बातें हो ही रही हैं तो एक प्यारे से रोमांस के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू बॉक्स। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ रोमांस, मैं उनको डिसमिस कर देता हूँ ये कह के कि मेरे टेस्ट में नहीं है, बट एवरीवन वाज कॉलिंग दिस शो पीक। So when I was watching the show, I was waiting for that one episode जहाँ पर ये शो पीक करे और मुझे इससे प्यार हो जाए। But after watching 10 to 15 episodes, I realized that this anime is not about being super good in one episode. It is about being consistently good in every episode. जिसका मतलब ये है कि ये कोई ओवर ड्रामेटिक टेक नहीं है बल्कि एक मैच्योर टेक है हाई स्कूल रोमांस पर, जहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच की रिलेशन बहुत ही स्लोली एंड नेचुरली प्रोग्रेस करती है। ताइकी और चिनात्सु की स्टोरी शायद सिंपल लगे बट इट इज द एग्जीक्यूशन दैट मेक्स इट सो स्पेशल। वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का बेस्ट चाहते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। वो अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स में भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो चिनात्सु के लिए बास्केटबॉल है और ताइकी के लिए बैडमिंटन। एंड दे डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट, मोटिवेट एंड बी देयर फॉर ईच अदर। लव ट्रायंगल भी आता है इसमें हीना के थ्रू एंड ऑनेस्टली आई हेट लव ट्रायंगल्स, बट इस बार आई जस्ट कुडंट डिसलाइक एनीवन। इन फैक्ट आई एब्सोल्युटली लव हीना। शी इज doing her absolute best too for herself and her heart. It's okay Hina if Taiki doesn't accept you. मैं हूं ना। बहन जी क्या है? आप मुझसे शादी कर। तो हाँ, सब सही थे, ये 2024 का बेस्ट रोमांस है एंड इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ बेस्ट ऑफ द सीजन में। कुछ और रोमांस को फट से कवर कर लेते हैं। 365 डेज टू द वेडिंग। दो इंट्रोवर्टेड ऑफिस वर्कर्स ताकुया एंड रिका एक फेक मैरिज का नाटक करते हैं ताकि उनकी कंपनी उनको ओवरसीज न भेज दे, लेकिन जैसे जैसे ये एक्ट चलता है वैसे वैसे ये दोनों सोशली ऑकवर्ड इंडिविजुअल्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इट इज अ स्वीट लिटिल रोमांस अबाउट टू इंट्रोवर्ट्स slowly falling in love with each other and it is entertaining to watch. मुझे स्पेशली इस एनिमे का वो पोर्शन काफी अच्छा लगा जिसमें ताकुया अपनी फैमिली को ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए रिका को लेकर अपने गांव जाता है। I always love seeing the countryside of Japan in anime. It is nothing groundbreaking but it is still a light-hearted feel good watch. इसलिए मैं इसको डालूंगा गुड शोज वाली कैटेगरी में। You Are Miss Servant एक और लाइट-हार्टेड रोम-कॉम है जो कि काफी फैन सर्विस हैवी भी है एंड ऑनेस्टली मैं तो उसी के लिए देख रहा था। हितोयोशी के पेरेंट्स कहाँ हैं, मेड को किसने भेजा, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सब कुछ साइड में रख के मैं तो
तो बस फैन सर्विस के मजे ले रहा था। बट दिस एनिमे एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि सिली होने के साथ साथ ये हार्टफेल्ट भी था। हमारी मिस सर्वेंट काफी क्यूट हैं और योर फॉर्जर की याद दिलाती हैं। इन फैक्ट आई माइट प्रेफर हर बिकॉज शी ऑफर्स व्हाट एवरी गाय ड्रीम्स ऑफ। 私の膝をどうぞ उसकी लाइफ एक असासिन की तरह बीती है, so she has no concept of normal. When she is placed in a normal setting with a normal teenager, she questions what is normal. She cannot have a normal life, but Hitoyoshi makes her understand that it's okay to have her version of normal. जहाँ क्यूट होना होता है ये एनिमे वहाँ पर क्यूट होता है, और जहाँ हॉर्नी होना होता है वहाँ पर और जहाँ इमोशंस डालने होते हैं वहाँ पर इमोशंस भी हैं। And it will fill your heart with warmth. In short, it is a fun show like Spy Family, just with a little more fan service and emotions. Also, the dog is cuter. इसलिए मैं इसको डालूंगा गुड शोज की कैटेगरी में। नेगेटिव, पॉजिटिव, एंगुलर। तुमने वो कहावत सुनी होगी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इस एनिमे के टाइटल में जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो एग्जैक्टली उसी चीज को रेफर करता है। सुने हीरो को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और वो 1 साल में मरने वाला है और उस पर बहुत सारा कर्जा भी है। ये है उसकी जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स। एंगुलर उस इंसान को कहते हैं जो कि रॉड लेकर फिशिंग करता है। सुने हीरो कुछ अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स के थ्रू एक नई हॉबी डेवलप कर लेता है जो है फिशिंग। ये नई हॉबी और उससे जुड़े फ्रेंड्स उसकी जिंदगी में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, ये एनिमे उस बारे में है। फर्स्ट एपिसोड के बाद से मेरी इस एनिमे से एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई थी, एंड ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एनिमे उतना इमोशनल था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट इट इज स्टिल अ वेरी गुड जर्नी जो तुम सुने हीरो के साथ लेते हो। फ्रॉम अ पैसिव इंडिविजुअल जिसमें कुछ भी करने की मोटिवेशन नहीं बची है, उसको धीरे धीरे एक्टिव बनते हुए देखना काफी फुलफिलिंग था। उसका नया बेस्ट फ्रेंड ताकाकी उसके लिए उसका डेब्ट पे करता है, उसको रहने की जगह देता है, अपने साथ मार्ट में काम करने के लिए उसको एनकरेज भी करता है। प्रैक्टिकली वो उसकी जिंदगी को एक नई शुरुआत देता है। अगर तुम किसी बंदी के लिए इतना कर दो तो वो तुमसे शादी कर लेगी। सपने देखना अच्छी बात है। सो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कब किस करेंगे ये लोग। Why are you gay? That didn't happen. उल्टा उनमें लड़ाई और हो जाती है और हमको एक बिटर स्वीट एंडिंग देखने मिलती है। ओवरऑल मैं इसको स्टिल रेकमेंडेड कैटेगरी में डालूंगा, चेकआउट जरूर करना। ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मैड हाउस हर साल आता है और साल का बेस्ट एनिमे देकर चला जाता है। ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि मैं इसको बेस्ट ऑफ द सीजन में डालने वाला हूँ, पर क्यों, क्या खास है इस एनिमे में? लेट मी टेल यू। क्या तुमने कभी ऐसे एनिमे के बारे में सुना है जिसमें कोई प्रोटैगनिस्ट ही ना हो? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन ऑर्ब में ऐसा है एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस। मैं बताता हूँ कैसे। सो एक टाइम हुआ करता था जब हम इंसान मानते थे कि हम इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। भगवान ने हमको स्पेशल बनाया है। पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर रहती है और सारे प्लैनेट्स, चांद, तारे, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज गलत थी। कई लोग जो स्काई को स्टडी करते थे उनको इस थ्योरी में कमियां दिखाई देती थी, पर जब हर कोई उस पर विश्वास करता हो तो उससे कुछ भी दूसरा प्रपोज करना उनकी दुनिया पलटने जैसा है। और ये चीज आसान बिल्कुल नहीं होती है। लोग पहले न सिर्फ ऐसे आइडियाज को अपोज करते थे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देते थे। ऐसे ही थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स की कहानी है ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर ब्रह्मांड के रहस्यों को रखा, खुद को सैक्रिफाइस करके सत्य के लिए रास्ता बनाया। और इसीलिए इस एनिमे में प्रोटैगनिस्ट कोई इंसान नहीं है बल्कि सच खुद एक प्रोटैगनिस्ट है। उसका सर्वाइवल सबसे ऊपर है। सच को कितना भी दबाओ, कितना भी छुपाओ, वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। पर उसके बाहर आने में कितनी स्ट्रगल हुई, कितने इंसानों को अत्याचार सहने पड़े और खुद की जिंदगी को सैक्रिफाइस करना पड़ा, ये कहानी हमें वो दिखाती है। Which makes this anime one of the most emotional rides of 2024. It has so much heart and so many things to say and show. And Madhouse does such an incredible job at presenting everything that Orb on the Movements of the Earth is nothing short of a masterpiece. And if you had to pick only one anime from this video to watch, then please let it be Orb on the Movements of the Earth. एंड बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम मेरी लिस्ट से सेटिस्फाइड हो गए। अगर हो तो लाइक कर देना और अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना ताकि एंगेजमेंट बढ़ सके प्लीज। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।